जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अरोड़ा आईएएस एकेडमी में। और हमारी ये पॉलिटिक्स सीरीज चल रही है, ये उसका अगला पार्ट है। इसमें हम राष्ट्रपति को करा रहे हैं। तो हमने पहले पार्ट में राष्ट्रपति संबंधित जो कुछ फैक्ट थे वो हमने आपको बताए थे, और इसमें हम राष्ट्रपति का निर्वाचन करा रहे थे और वो पूरा नहीं हो पाया था, तब तक वीडियो समाप्त हो गई थी। तो इस वीडियो में हम जो बचा हुआ पार्ट है उसको शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो आप बने रहिए, लेकिन इससे पहले जो पहला पार्ट है उसको पहले देखिए, उसके बाद ये बहुत अच्छे से आपके समझ में आएगा। तो मैं आपको समानुपातिक प्रक्रिया बता रहा था। तो उसमें क्या है, समानुपातिक प्रक्रिया में जैसे कि मैंने आपको बताया 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, ए बी सी, ठीक है। अब ये कैंडिडेट वोटिंग वाले हैं कि जो मतलब राज्य की विधानसभाओं के सदस्य हैं और ये संसद के निर्वाचित सदस्य हैं, ये वोट डालने के लिए खड़े हैं। अब क्या होगा, पहले मैंने बताया कि पहला जो कैंडिडेट इसने डाला वोट, तो इसने पहला वोट इसने कहा कि भाई मैं चाहता हूं कि बी वाला बने राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पर बन जाए सी वाला, ठीक है। और बचा एक वोट, तो 3 में तीसरा वोट इसको दे दिया। यानी 3 कैंडिडेट है तो 3 जगह वोट देना है, लेकिन वोट देना है अपने प्रेफरेंस के आधार पर। प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, जिसको मैं चाहता हूं उसको 1 नंबर के, अगर चलो वो नहीं बन पाता है, अगला आता तो उसको दूसरा दे दूंगा, और तीसरे को बचा एक वोट तो तीसरे को मिल ही जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि 3000 वोटिंग हुई, और वोटिंग होने के बाद अब ये देखा जाएगा कि किस किस व्यक्ति को कौन कौन लोग चाह रहे हैं। तो इसमें देखो, यहां पर फर्स्ट प्रेफरेंस इसको मिली है, ठीक है। 2 व्यक्ति इसको चाह रहे हैं। अगर हम देखें तो तीन वोटिंग मिली है वो इसको मिली है, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो क्या होगा, अब इसको ना तो पहला चाह रहा है, ना दूसरा चाह रहा है, ना तीसरा चाह रहा है, तो इसका मतलब ये वाला सिस्टम हो जाएगा खत्म। और इसके जो वोट है ना, इसके वोट इन लोगों पर ट्रांसफर हो जाएंगे, क्योंकि अभी इनका प्रोसेस नहीं हुआ है। अब इनके वोट हो जाएंगे ट्रांसफर, इसी को बोल देता है एकल संक्रमणीय प्रणाली। इनके वोट हो जाएंगे, इनको ट्रांसफर बट जाएंगे, लेकिन इनका काम खत्म। अब इन दोनों की टक्कर चलेगी बी और सी की। तो इसी प्रकार से फिर इनकी वोटिंग होगी और उस आधार पर राष्ट्रपति बन जाएगा, ठीक है। इतना ही प्रोसेस था इसमें, और ज्यादा कुछ समझाने को इसमें नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं। अब देखो, इसमें यही लिखा है, मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूं एक बार, ठीक है। मतदाता को मतदान करते समय उम्मीदवारों के नाम के आगे अपनी वरीयता 1, 2, 3, 4 आदि अंकित करनी होती है, ठीक है। उसके बाद इस प्रकार मतदाता उम्मीदवारों को उतनी वरीयता दे सकता है जितने उम्मीदवार होते हैं। यानी कि 3 उम्मीदवार हैं तो तीनों को प्रेफरेंस दे सकता है। पहली किसको देनी है, दूसरी किसको देनी है और तीसरी किसको देनी है, ठीक है। प्रथम चरण में प्रथम वरीयता के मतों की गणना होती है। यदि उम्मीदवार निर्धारण मत प्राप्त कर लेता है तो वह निर्वाचित घोषित हो जाता है। यदि पहले ही प्रोसेस में जिसको ज्यादा प्रेफरेंस मिला, मतलब ज्यादा लोगों ने उसको सिलेक्ट किया कि भाई हम इसको पहला नंबर देंगे, तो वो बन जाता है। अगर नहीं होता है तब क्या होगा, यदि उम्मीदवार निर्धारण मत प्राप्त कर लेता है तो वह निर्वाचित घोषित हो जाता है, अन्यथा मतों के स्थानांतरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। यानी कि 2 ही कैंडिडेट होंगे जिनको क्या होगा, इक्वल वोट मिले होंगे, तो क्या होगा, अब जो बाकी बचे उनको कैंसिल कर दिया जाएगा और उनके बचे हुए वोट को उन दोनों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इक्वल बांट दिया जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, प्रथम वरीयता के न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के मतों को रद्द कर दिया जाता है। यानी कि जो और कैंडिडेट होंगे जिनको कम वोटिंग मिली है, यानी कि जिनको हमने तीसरे नंबर पर, यानी कि सभी ने उनको दूसरे और तीसरे नंबर पर रखा है, उनको हटा दिया जाएगा वहां से, ठीक है। न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के मतों को रद्द कर दिया जाता है तथा इसके द्वितीय वरीयता के मत अन्य उम्मीदवारों के प्रथम वरीयता के मतों में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कोई उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त नहीं कर लेता है। मतलब वही है, इसमें आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। बस 3 कैंडिडेट खड़े हुए, ठीक है। अब वोट देने वाला मैं हूं, तो मैंने पहली प्रेफरेंस दी सी को, दूसरे वाले ने भी सी को दी, तीसरे वाले ने भी सी को दी। इस प्रकार से क्या होगा, अगर निर्धारित कोटा आएगा तो उस आधार पर वोटिंग होगी, काउंटिंग होगी, जीत जाएगा। लेकिन कंडीशन फंसती कहां पर है कि मेरी इच्छा है कि सी बने, अगले बार की इच्छा है बी बने। तो इस प्रकार से जब ऐसा होता है तो 2 व्यक्ति बचते हैं और बाकी को न्यूनतम मत प्राप्त होते हैं, उनको कैंसिल कर दिया जाता है, उनके वोट को ट्रांसफर कर दिया जाता है। यही ट्रांसफर करने की जो प्रक्रिया है, यही एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है। आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। आगे क्या देखते हैं, यदि हम आगे देखें तो आता है
राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव करवाने का कारण। ये भी बात आती है कि भाई राष्ट्रपति इतना बड़ा पद है तो हमने उसको डायरेक्ट जनता क्यों नहीं चुन रही है, उसको ये निर्वाचित सदस्य क्यों चुन रहे हैं। ठीक है, तो उसको देखते हैं। कारण क्या है, क्योंकि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है और प्रत्यक्ष चुनाव अत्यधिक खर्चीला होता है। इसका कहने का मतलब यह है कि जो राष्ट्रपति जी का जो चुनाव होता है, देखा होगा उनका ज्यादा काम तो नहीं रहता है। पूरा काम कौन करते हैं, मंत्री प्रधानमंत्री करते हैं। ये क्या है, इनको केवल मतलब कह सकते हैं इनको वास्तविक शक्तियां नहीं दी गई हैं। ठीक है, ये नामात्र कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, लेकिन वास्तविक जो प्रमुख होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अब इनका ज्यादा महत्व नहीं है, ये नामात्र के प्रमुख होते हैं, इसलिए यदि चुनाव करवाया जाएगा तो बहुत खर्चा आएगा, इसलिए खर्चे से बचने के लिए ये प्रोसेस अपनाया है। क्योंकि राज्य की विधानसभाओं के सदस्य और संसद सदस्य इनकी संख्या कम होती है तो वोटिंग आसानी से हो जाती है। अब आगे देखते हैं, राष्ट्रपति के यदि सपोज करो आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो आपके लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, आपको शपथ कौन दिलाता है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको पहली बात क्या है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि यदि कोई व्यक्ति यदि राष्ट्रपति का यदि चुनाव लड़ना चाहता है, ठीक है, तो पहली कंडीशन तो यही है कि वो क्या हो, वो भारत का नागरिक हो। ध्यान रखना, भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। अगली है 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, यानी कि उस व्यक्ति ने कम से कम आयु 35 वर्ष पूरी कर चुकी हो, यानी कि 34 वर्ष का यदि कोई व्यक्ति होगा तो वह राष्ट्रपति के लिए अयोग्य होगा। 36 वर्ष यानी 35 वर्ष हो, 36 हो, 37 हो, कितनी भी एज हो, यानी कि अधिकतम आयु को निर्धारित नहीं किया है, लेकिन जो मिनिमम यानी कि न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता रखता हो, यानी कि एक कंडीशन क्या है कि उसको लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, यानी कि वो है लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यानी कि वो सांसद बनने की योग्यता रखता हो। केंद्र या राज्य सरकार में लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, ना तो केंद्र में ना राज्य में वो लाभ के पद पर ना हो। ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति, मंत्री और राज्यपाल ये लाभ के पद नहीं होते हैं। बाकी जितना गवर्नमेंट, वो किसी गवर्नमेंट जॉब में ना हो, ठीक है, किसी अच्छी पोस्ट पर ना हो, तो ये सब लाभ के पद माने जाएंगे। लेकिन राज्यपाल, मंत्री और उपराष्ट्रपति ये राज्य के लाभ के पद नहीं होते हैं। अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति है तो वो राष्ट्रपति बन सकता है, यदि कोई राज्यपाल है तो राष्ट्रपति बन सकता है, यदि कोई मंत्री है तो राष्ट्रपति बन सकता है। अब देखो अगला देखते हैं, जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार खड़ा हो उसके साथ कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। इसका क्या मतलब है, इस पर स्टार लगा लेना आप कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए यदि कोई उम्मीदवार खड़ा हो रहा है तो उसके लिए 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई अब राष्ट्रपति का चुनाव आया, भाई हर व्यक्ति फेमस होना चाहता है कि मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हो जाऊंगा तो मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, यदि किसी उम्मीदवार को यदि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा होना है तो क्या करना पड़ेगा, कम से कम 50, देखो इधर देखो, संसद के 50 सदस्य तो उसे प्रस्ताव करेंगे कि भाई इसको ये व्यक्ति योग्य है, अगले 50 उसमें अनुमोदन देंगे कि भाई इस व्यक्ति में चुनाव लड़ने की योग्यता है और इस व्यक्ति को खड़ा होने दिया जाए। ठीक है, इस पर स्टार लगा लेना। आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदन होने की आवश्यकता है, तो 50-50। अगला है, आरबीआई में आपको 15,000 रुपए जमानत के रूप में जमा करने होते हैं। अब क्या होता है, यदि आपको राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा होना है तो आपको आरबीआई के खाते में 15,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे, 15,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे। लेकिन कंडीशन है इसमें, यदि आपको कुल डाले गए वोट जो वोट हैं उनका 1/6 यानी कि जितने वोट पड़े हैं राष्ट्रपति चुनाव में, यदि उसका 1/6 आपको प्राप्त नहीं होता है तो आपकी जो 15,000 की राशि है वो जब्त कर ली जाएगी। बात आई समझ में। और आपने यदि 1/6 वोट को प्राप्त कर लिया है, वैध मतों को प्राप्त कर लिया है, तो आपकी राशि वापस कर दी जाएगी, बेशक आप हार जाओ। इतनी बात हमको यहां बतानी थी। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं।
अब हम इतना हो गया अपना, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम अगला। अब ये है, अब मानी राष्ट्रपति का हमने चुनाव करा दिया, ठीक है, चुनाव करा दिया, राष्ट्रपति की योग्यता बता दी। अब उसके बाद अब आती है कंडीशन। कंडीशन कौन सी? उसको शपथ कौन दिलाता है, यानी कि राष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलाता है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाते हैं वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और यदि वो भी ना हो तो उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। यानी कि कंडीशन क्या है, राष्ट्रपति जी को जो शपथ दिलाई जाती है वो शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं? भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाते हैं। उसके अलावा अगर सपोज करो अगर कोई कंडीशन ऐसी बन जाए कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ना हो, प्रेजेंट ना हो, तो उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का ही कोई वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको इतना याद नहीं रखना है कि श्रद्धापूर्वक कार्य करूंगा, संविधान विधि की रक्षा करूंगा, जनता के कल्याण के हित में रहूंगा, ये सब सारी बातें यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन इस पर स्टार लगा लेना कि शपथ कौन दिलाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अगला पढ़ते हैं शर्त क्या क्या है, यानी कि पद धारण करने से पहले कुछ शर्तें भी होती हैं, तो शर्तों की बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधायिका का सदस्य ना हो, यदि हो तो उसे पद धारण करने से पहले त्यागपत्र देना होगा। यानी कि राष्ट्रपति जी संसद में किसी भी सदन के सदस्य हो, ठीक है, यहाँ पे राज्य की विधानसभा होती है, विधानमंडल होता है, यदि उसमें सदस्य हैं तो उनको शपथ लेने से पहले वहां पहले त्यागपत्र देना पड़ेगा, उसके बाद ही शपथ दिलाई जाएगी। उसके बाद है वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। उसे बिना कोई किराया चुकाए राष्ट्रपति भवन मिलेगा, यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा, बेफिक्र रहिए। अब उपलब्धियां, वेतन भत्ते मिलेंगे, ठीक है, और कार्य अवधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। यहां से देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा क्या राष्ट्रपति के वेतन, उपलब्धियां, भत्तों में आपातकाल के दौरान कटौती की जा सकती है। ध्यान रखना, यदि वित्तीय आपातकाल लगा है तभी कम कर सकते हैं, और 352 लगा है, 356 लगा है, तो ध्यान रखना आपातकाल 352 ही होगा पूरे, मतलब पूरे देश के लिए। अगर तो कोई भी वेतन भत्ते कटौती नहीं किए जाएंगे, लेकिन यदि 360 के तहत यदि वित्तीय आपातकाल लगा है तो उनके वेतन भत्तों में कटौती हो सकती है। इनका वेतन कितना है? 5 लाख प्रति मंथ। भाई वेतन तो काफी अच्छा खासा है, 5 लाख रुपए पर मंथ। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा, अब अगले क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, यानी कि उनकी पदावधि से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। कैसे? यानी कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति जी का इतना हमने पढ़ लिया, लेकिन अभी हमको ये नहीं पता कि कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राष्ट्रपति जी का जो कार्यकाल होता है वो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हालांकि किसी भी समय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। वैसे तो उनका कार्यकाल शपथ ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है, लेकिन उससे पहले ये चाहे तो अपना त्यागपत्र भी दे सकते हैं। किसको देंगे त्यागपत्र? उपराष्ट्रपति जी को, कि भाई माननीय उपराष्ट्रपति जी मैं त्यागपत्र दे रहा हूं, मेरा ये त्यागपत्र स्वीकार करो और मेरा पद आज से खाली हो गया। और एक प्रोसेस और है, आर्टिकल 61 में आपको पढ़ाऊंगा, उसमें महाभियोग शब्द आएगा। महाभियोग, इम्पीचमेंट। महाभियोग का मतलब होता है उस प्रोसेस के माध्यम से राष्ट्रपति को हम हटा सकते हैं। वो मैं बताऊंगा कैसे कैसे होता है, वो आगे आएगा अपना। इसमें लिखा भी है महाभियोग चलाकर भी राष्ट्रपति जी को हटाया जा सकता है। यानी कि राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो महाभियोग कहलाती है। जब तक कोई राष्ट्रपति का पद धारण ना कर ले तब तक पूर्व राष्ट्रपति पद पर बना रहता है, चाहे 5 वर्ष क्यों ना पूरे हो जाएं। यानी कि सपोज करो राष्ट्रपति जी ने शपथ ली आज और 5 वर्ष पूरे हो गए, ठीक है। अब 5 वर्ष पूरे होने के बाद भी राष्ट्रपति जी बने रहेंगे जब तक कि दूसरा नया राष्ट्रपति ना बन जाए। बात क्लियर हुई? यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आज 5 वर्ष पूरे हो गए तो राष्ट्रपति पद से हट जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाएगा तब तक पूर्व राष्ट्रपति उस पद पर बने रहेंगे, ठीक है। अगला है वह पद पर पुनः निर्वाचित हो सकता है कितनी बार भी। यानी कि राष्ट्रपति जी कितनी बार भी अपने पद पर रह सकते हैं। यानी कि 5 वर्ष हो गए, अगली बार फिर लड़ सकते हैं, अगली बार फिर लड़ सकते हैं,
कोई भी डिफाइन नहीं किया। यानी कि एक बार यदि राष्ट्रपति बन गए तो आप कितनी बार भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हो। अब अमेरिका का राष्ट्रपति केवल 2 बार निर्वाचित हो सकता है। यदि आपने बराक ओबामा को देखा होगा 2 बार, ठीक है। राष्ट्रपति यदि अमेरिका से हम तुलना करें अपने राष्ट्रपति की, तो अमेरिका में राष्ट्रपति केवल 2 बार बन सकता है, ठीक है। अब आते हैं, अब राष्ट्रपति को हटाने के प्रोसेस के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा पढ़ के बताता हूं, फिर आपको समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। देखो, यदि हमें राष्ट्रपति को हटाना है तो कौन कौन से आधार होंगे, कौन कौन सदस्य इसमें भाग लेंगे, क्या राज्य की विधानसभाएं इसमें भाग लेंगी या फिर संसद ही हटा सकती है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो देखो, संविधान का उल्लंघन करने के आधार पर, ध्यान रखना, लेकिन संविधान का उल्लंघन होता क्या है इसको संविधान में स्पष्ट नहीं किया है, ठीक है। यदि संविधान का उल्लंघन किया राष्ट्रपति ने तो हम उन पर महाभियोग लगा सकते हैं। अब आगे देखते हैं प्रोसेस। संसद के किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। यानी कि संसद के किसी भी सदन, यानी कि राज्यसभा या लोकसभा, यानी कि 2 सदन है संसद के, या तो लोकसभा महाभियोग ले आए या फिर राज्यसभा महाभियोग लाए, मतलब दोनों में से कोई भी सदन महाभियोग लगा सकता है। उसके बाद आरोपों के लिए सदन के सदस्यों के 1/4 हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दे देना चाहिए। यानी कि सपोज करो, अब यानी कि लोकसभा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना चाह रही है तो क्या होगा, लोकसभा के क्या होंगे, 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करेंगे पहले, ठीक है। मैं आपको थोड़ा लिख के बताता हूं इसको, तब आपकी समझ में और अच्छे से आएगा। पहले हम अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 61, ठीक है। जो महाभियोग है वो अनुच्छेद 61 में ही आता है, अनुच्छेद 61 में आएगा। अरे क्लियर हुई बात। अब हमें राष्ट्रपति जी को हटाना है तो उस राष्ट्रपति जी को हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो महाभियोग कहलाती है। अब देखो, क्योंकि हटाने का अधिकार केवल संसद को ही है, ये होगी हमारी संसद, ये होगी हमारी संसद। अब संसद में 2 सदन हैं, एक तो होगी लोकसभा और एक होगी हमारी राज्यसभा, ठीक है। एक बात क्लियर हुई कि राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार केवल संसद को ही है। अब प्रोसेस एक बात और आती है इसमें कि एक बात और देखिए संविधान में कि या तो राज्यसभा महाभियोग का प्रस्ताव ले आए या फिर लोकसभा ले आए, कोई भी प्रस्ताव, यानी कि महाभियोग लगाने पर राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियां समान हैं। अब क्या होगा, अब तुम यहाँ सपोज करो यहाँ पे, यानी कि लोकसभा लाएगी तो लोकसभा के जो मेंबर होंगे ना, मतलब 1/4 सदस्यों के उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होने चाहिए। इसको मैं ऊपर बताता हूं, ठीक है। आर्टिकल 61, ठीक है। अब क्या होगा, ये तो होगी हमारी राज्यसभा, ये होगी हमारी लोकसभा। यदि राज्यसभा लाना चाह रही है या फिर लोकसभा लाना चाह रही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी प्रोसेस शुरू कर सकता है। अब देखो करेगा क्या, राज्यसभा के जो कुल सदस्य होंगे उसका 1/4 सदस्य क्या करेंगे, उस महाभियोग के प्रस्ताव पर क्या करेंगे, हस्ताक्षर, ठीक है, हस्ताक्षर करेंगे। जब 1/4 सदस्य लोकसभा के उस महाभियोग के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर देंगे और प्लस एक काम और होगा, अब राष्ट्रपति को सूचना दे दी जाएगी, राष्ट्रपति जी को 14 दिन पहले सूचना दी जाएगी कि हम आप पर महाभियोग लगा रहे हैं, आप अपना पक्ष रख सकते हो। अब ठीक है, लगा दिया। इसके बाद क्या होगा,
फिर लोकसभा क्या करेगी, अपने कुल सदस्यों के 2/3 सदस्यों से इसे पारित करेगी। 2/3 सदस्यों से क्या करेगी, इस प्रस्ताव को पारित करेगी। फिर ये प्रस्ताव 2/3 से पारित होगा, फिर कहां जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा जांच करेगी और राज्यसभा भी यदि 2/3 से पारित कर देती है, ठीक है, पारित कर दिया, उसी दिन से हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं वो अपने पद खाली कर देंगे। बात आई समझ में? एक बार और समझते हैं। यानी सपोज करो यदि राष्ट्रपति का जो हटाने का प्रस्ताव लोकसभा लेके आती है, तो लोकसभा के कुल सदस्यों के 1/4 सदस्य होंगे, वो उस महाभियोग के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेंगे कि हाँ भाई राष्ट्रपति जी को हटाना है हमें। और संसद में लाने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति जी को सूचना पहुंच जाएगी कि आप अपना पक्ष रख सकते हो, ठीक है। फिर क्या करेगा, फिर लोकसभा के जो सदस्य हैं 2/3 सदस्य उसको पारित कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर कहां जाएगा, या राज्यसभा में जाएगा। यदि राज्यसभा के सदस्य 2/3 से इसे पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। इसके बाद अब बात आती है, क्या इसमें निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं या फिर कोई भी सदस्य? ध्यान रखना, राष्ट्रपति को हटाने में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। और ध्यान रखना, इसमें दिल्ली पांडिचेरी का कोई रोल नहीं होता है, किसी विधानसभा की कोई रोल नहीं होता है, केवल संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य इसमें भाग लेते हैं। आपको इतनी बात याद रखनी है बस। यहां से क्वेश्चन बन जाएगा आराम से, कोई टेंशन मत लो। और यही मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ठीक है। अब क्या होगा, संसद के किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। आरोपों के लिए सदन के सदस्यों के 1/4 हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति जी को 14 दिन का नोटिस देना चाहिए। यानी कि 1/4 सदस्य यदि हस्ताक्षर कर देंगे उस दिन से क्या होगा, और लेकिन संसद में लाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति के पास सूचना दे देनी चाहिए ताकि वो अपना पद, अपना जो पक्ष है वो रख सकें। अब क्या होगा, जब एक सदन से महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाए तो उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है और दूसरा सदन इन आरोपों की जांच करता है, ठीक है। और इस बीच राष्ट्रपति को उपस्थित होने का और अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। यानी कि जो महाभियोग की जो प्रक्रिया चल रही है, इस बीच राष्ट्रपति जी उपस्थित हो सकते हैं। यदि दूसरा सदन आरोपों को सही पाता है और महाभियोग को 2/3 बहुमत से पारित कर देगा तो राष्ट्रपति जी को हटना होगा। लेकिन ध्यान रखना, 2/3 बहुमत आसान नहीं होता है, इसलिए आज तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के आधार पर नहीं हटाया गया है। हालांकि लाया तो गया है, लोकसभा लाया तो राज्यसभा ने पारित नहीं किया, राज्यसभा लाई तो लोकसभा ने पारित नहीं किया, तो प्रोसेस थोड़ा कठिन है। ये आपको 2 बात याद रखनी है, इस पर स्टार लगा लेना। संसद के नामांकित सदस्य भी महाभियोग में भाग ले सकते हैं, इस पर स्टार लगाना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या राष्ट्रपति को जो महाभियोग लगाते हैं आर्टिकल 61 के तहत, उसमें मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं? ध्यान रखना, लेते हैं, ठीक है। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते। मैंने बताया है, संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं और कोई भाग नहीं लेता है। इसके बाद अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है, अन्यथा निर्वाचन अवैध, ठीक है। यानी कि आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। अब देखो थोड़ा और फैक्चुअल है, यहां पे थोड़ा हम बात कर लेते हैं एक एक करके, ठीक है। पहले इसी पर बात कर लेते हैं। पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह कार्य करेगा जब तक नया राष्ट्रपति ना आ जाए। यदि मृत्यु हो जाए तो तुरंत निर्वाचन होगा 6 माह के भीतर, और निष्कासन या त्याग पत्र पर नया निर्वाचन होगा। यानी कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, ठीक है, मृत्यु से या त्याग पत्र से, तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। लेकिन तब तक क्या होगा, उपराष्ट्रपति बतौर राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। इतनी बात क्लियर हुई। लेकिन यदि 5 साल पूरे होते हैं और चुनाव होने में देरी हुई है तो वही राष्ट्रपति बने रहेंगे जब तक नया राष्ट्रपति ना आ जाए। लेकिन निष्कासन, उनको हटाया गया है, उनकी मृत्यु हो गई है या अन्य किसी कारण से, तो बतौर राष्ट्रपति का काम कौन करेंगे, उपराष्ट्रपति। इतनी बात क्लियर हुई। और 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है।
यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य किसी कारणों से रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के आने तक राष्ट्रपति की तरह कार्य करेंगे, या वर्तमान राष्ट्रपति बीमारी या अन्य कारणों से पद पर रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति उसके पुनः पद ग्रहण होने तक पद पर बने रहेंगे। इतनी बात क्लियर हुई। अगला देख लेते हैं। अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एज ए राष्ट्रपति काम करेंगे। सपोज करो राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई और उपराष्ट्रपति भी पद खाली है, या फिर वो भी असमर्थ हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बतौर राष्ट्रपति कार्य करेंगे। ठीक है। और यदि ये भी ना हो तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश एज ए राष्ट्रपति काम करेंगे। ठीक है। अगर उप मुख्य न्यायाधीश भी ना हो सुप्रीम कोर्ट के तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा सुप्रीम कोर्ट में वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। इस वक्त इन्हें विशेष उपलब्धियां प्राप्त होंगी, यानी कि जो राष्ट्रपति को भत्ते वेतन प्राप्त होंगे वही इनको भी प्राप्त होंगी। ठीक है। तो आगे की जो लेक्चर है वो हमारे आएंगे। अब हम आर्टिकल के लिए आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। उसके बाद अब राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, यानी कूटनीतिक शक्तियां कौन कौन सी हैं, विधायी शक्तियां कौन कौन सी हैं, वित्तीय शक्तियां कौन कौन सी हैं। ठीक है। तो इन सब बारे में चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। और तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और नोट्स का रिवीजन करिए और इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना लीजिए। ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।